नमस्कार एंड वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 21 नवंबर 2022 है दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल लिखा है। बेसिकली मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहा है कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी हर्डल्स हैं, कोई ऐसा इश्यू है जो आप फेस कर रहे हैं तैयारी को लेकर, तो आप मुझे विस्तार से बताइए कि क्या क्या इश्यूज जो हैं वो आप फेस कर रहे हैं और मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। मोस्टली जितने स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल किया है उनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, सभी को रिप्लाई कर दिया है। शायद एक दो स्टूडेंट्स के जो नए ईमेल्स आए हैं वो बाकी हैं, लेकिन आपको भी आज ईमेल जो है वो मिल जाएगा। वॉइस नोट जो है वो मिल जाएगी आपको। एक सॉल्यूशन जो है वो पर्सनली प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जब आप किसी को भी ईमेल करें, राइट, अपने दोस्त को ईमेल कर रहे हैं तो उसका तरीका इनफॉर्मल होगा। लेकिन आप अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, हर्डल्स या फिर जो इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो इट शुड बी ए फॉर्मल ईमेल। ये आदत जो है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ईमेल इनफॉर्मल करें या फॉर्मल करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी एक अच्छी आदत डेवलप हो। राइट, आप सब्जेक्ट जो दिया गया है ईमेल में, तो उस सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे ये सोचिए। आप अपना पूरा ईमेल लिख लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लिखिए। कई बार ऐसा होता है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, फिर आपको कोई शब्द नहीं मिलेंगे तो आप कुछ भी लिख डालते हैं। ऐसा नहीं है। पहले आप पूरा ईमेल जो है वो लिख दीजिए। रिस्पेक्टेड सर, आप मीन्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट, मुझे ऐसा नहीं है कि आप मुझे रिस्पेक्टेड सर कहे तो ही मुझे अच्छा लगेगा। आप हाय प्रशांत लिखोगे तो भी मुझे चलेगा। मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मुझे सर बुलाएंगे तो ही मुझे वो अच्छा फील होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन फॉर्मल ईमेल जब भी आप किसी को लिख रहे हो तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे लिखिए। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको किसी व्यक्ति का कोई काम है, आपको उनसे कुछ जानना है, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको उनसे मिलना है, गाइडेंस चाहिए, तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट नहीं लिखोगे और ईमेल करके लिखोगे कि आई वांट टू मीट यू, प्लीज़ गिव मी डेट। और फिर क्या आपको कौन रिप्लाई करेगा? आपको कोई रिप्लाई नहीं करेगा। आपको आपका जेन्यून, आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम किसी को लिखते हैं कोई चीज़, ईमेल जब लिखते हैं, तो आप इसको आंसर राइटिंग के फॉर्म में ही देखिए कि ईमेल जब आप लिखते हैं तो आपका ईमेल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो पढ़ रहा है, उसको वो अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो पूरा इंग्लिश में लिखिए। राइट, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो पूरा उसको हिंदी में लिखिए। कुछ कुछ शब्द आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इसमें, लेकिन फिर एक लाइन हिंदी में है, एक लाइन इंग्लिश में है, तो ये कोई नहीं पढ़ेगा आपका ईमेल। राइट, तो सब्जेक्ट, फिर एक स्टार्टिंग, राइट, के रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, एक्सेट्रा। ये बहुत बेसिक चीज़ मुझे सिखानी पड़ रही है और ये थोड़ी दुखद बात भी है मेरे लिए, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और कुछ स्टूडेंट्स ने जो ईमेल लिखे हैं, राइट, तो एक स्टूडेंट जो हैं, ऑफ कोर्स मैं उनका नाम थोड़ी लूँगा, मीन्स गलती हो जाती है, पता नहीं है, लेकिन अब वो सुधार जो है वो आना चाहिए। एक स्टूडेंट है तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली सब्जेक्ट में ही, जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन होता है उसमें ही उन्होंने लिख दिया कि ये हर्डल्स हैं और पूरा ईमेल जो है वो खाली था। तो क्या आप किसी को पोस्ट कार्ड भेजते हैं, किसी को अगर फिजिकल लेटर लिखेंगे तो एड्रेस पर ही सारी चीज़ें, एड्रेस के बाजू में ही सारी चीज़ें लिख देंगे कि हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप, ये वो एक्सेट्रा, और फिर ऐसे ही बंद लिफाफा करके भेज देंगे? नो। और फिर मैंने उनको बताया कि आप प्रॉपर ईमेल लिखिए तो आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। तो दूसरा उनका जो ईमेल आया तो उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा था और उन्होंने फॉर्मल लिखने की कोशिश की है। कोशिश अच्छी है लेकिन फिर भी सब्जेक्ट नहीं था। तो अगर इस प्रकार से ईमेल लिखेंगे, चलो मैं रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन आगे चलकर आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सब्जेक्ट, फिर नमस्ते एक्सेट्रा, उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बताइए। उसके बाद एक अच्छी लाइन ऐसे भी हो सकती है कि थैंक यू वेरी मच, या फिर जब भी आपको वक्त मिले काइंडली मुझे, मेरी सहायता कीजिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। जो भी हैं आप मुझे लिख रहे हैं, नहीं लिखे, मीन्स यू नो व्हाट आई एम सेइंग।
और उसके बाद रिगार्ड्स या फिर योर सिंसियरली ऐसा और फिर आपका नाम। दैट्स हाउ यू राइट एन ईमेल। और डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट शब्द नहीं, सिंपल लैंग्वेज में जितना आप लिखोगे उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा। ये गलत धारणा है कि हम बड़े बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे तभी सामने वाला व्यक्ति इंप्रेस होगा, वो उसको और ज़्यादा बोर्डम फील होगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आएगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने यहाँ पर आपको बताई है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईमेल, इट्स ऑल्सो अबाउट आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग के साथ भी यही चीज़ आपको करनी है। और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, राइट, और जितना सोच सोच कर लिखेंगे उतना धीरे धीरे आपका राइटिंग पर कमांड जो है वो आता जाएगा। आज हमारे टेबल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, COP27 के साथ जुड़ा हुआ है, इंक्रीमेंटल विन, द हिंदू का ये आर्टिकल है। COP27 में एक अच्छी बात जो हुई है, दैट इज कॉम्पनसेशन फंड को लेकर कमिटमेंट जो है वो किया गया है। कॉम्पनसेशन फंड को लेकर, अब कॉम्पनसेशन फंड की डिटेल्स में जाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम COP27 के बारे में बात कर रहे हैं। आई बिलीव रेगुलर स्टूडेंट्स आपको तो सारी चीज़ें पता ही है, राइट, क्योंकि हमने एक एक चीज़ों को विस्तार से समझा है। आज भी एक L&D जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आज के इस आर्टिकल में है, और मुझे लगता है L&D पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, क्योंकि COP27 से ही ये L&D जो है वो निकला है। तो क्या है L&D वो भी समझेंगे। कॉम्पनसेट सम ऑफ द कंट्रीज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज लिंक्ड नेचुरल डिजास्टर्स। ये जो कॉम्पनसेशन फंड है ये सारे डेवलपिंग देशों के लिए नहीं है, ये उन देशों के लिए हैं, खास करके डेवलपिंग देश, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपिंग देश के लिए हैं जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं और उसकी वजह से इन देशों में जो नुकसान हो रहा है, तो उनको कॉम्पनसेट करने की बात जो है वो COP27 में आई है। इसलिए मैं यहाँ पर ये शब्द पर जोर दे रहा हूँ, कॉम्पनसेट सम। कॉम्पनसेट ऑल होता तो भारत और दूसरे देश भी इसमें आ जाते। तो डेवलपिंग देश जो है वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो ये अचीव करना चाहते हैं कि जो डेवलप्ड देश हैं, जैसे कि इससे पहले की डिस्कशन में हमने देखा था कि USA और यूरोपियन यूनियन को मिला लें तो दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो जितने भी इस वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुए हैं उसमें से 50% से भी ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इन दोनों क्षेत्र से पैदा हुए हैं, USA और यूरोपियन यूनियन। तो इन देशों को सभी, राइट, दे शुड प्रोवाइड मनी टू ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन अभी COP27 में क्या हुआ है, कुछ देशों को ये मिलेगा। तो चलो एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, एक छोटा कदम जो है वो हम एक राइट दिशा में आगे बढ़े हैं। लेकिन जो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है 2100 तक पहुंचते पहुंचते वी हैव टू मेक श्योर, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है इंसानों के लिए, इस पृथ्वी के लिए, कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाय 2100। अभी हम 2022 में जी रहा है, तो 78 ईयर्स में वी हैव टू मेक श्योर। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं ऐसा लग रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या 2.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 3 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुंच सकता है। अगर ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस को हमने क्रॉस कर दिया ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को, तो ये टिपिंग पॉइंट है। टिपिंग पॉइंट का मतलब यह है कि एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है कि उसको एक बार आपने पार कर दिया उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाएगा। इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि हम सोच ही नहीं सकते। जो पुराना वादा था, क्या था पुराना वादा ये था कि जो डेवलप्ड देश हैं वो सारे के सारे डेवलपिंग देशों को टोटल 2020 से $100 बिलियन का फंड जो है ये डेवलप्ड देश इकट्ठा करेंगे और अलग अलग देशों को जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये $100 बिलियन हर साल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो ये वादा जो है ये भी पूरा नहीं हुआ है। अब जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि कोयले को कम किया जाए। भारत ने कहा सिर्फ कोयला नहीं, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनका इस्तेमाल हमें कम करना पड़ेगा, और इसमें अभी डेडलॉक चल रहा है क्योंकि हमने देखा कि जर्मनी जो है वो अपने और ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल करेगा,
चाइना जो है वो और ज़्यादा माइनिंग करने लगा है बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन रशिया वॉर। तो ये COP27 जो है, आप समझ लीजिए 27th मीटिंग थी। 3 दशक पुरानी मूवमेंट जो है, इसकी शुरुआत पता है किसने की? छोटे छोटे देशों ने। वनातु और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, वनातु आइलैंड है, तो ये वनातु और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो हैं, इन्होंने मिलकर ये इनिशिएशन किया। इन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि हमें क्लाइमेट चेंज पर कुछ करना पड़ेगा, और तब से ये मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत हुई। लेकिन 3 दशक हो गया, आज भी हम कोई इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ नहीं पाए हैं। COP27 को इम्प्लीमेंटेशन कॉप कहा जाता था, इज़न्ट इट? लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से भी अभी हम दूर हैं। और COP27 जो है, इसको कॉप ऑफ लॉस एंड डैमेजेस, जो मैंने आपको LND बताया, तो कॉप जो है COP27 को लॉस एंड डैमेजेस कॉप के तौर पर याद रखा जाएगा, ना कि इम्प्लीमेंटेशन कॉप के तौर पर। लॉस एंड डैमेजेस जो हैं, इसका मतलब यह है कि जो अफेक्टेड नेशंस हैं, जिन देशों को नुकसान हो रहा है, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकें। इसी के साथ साथ LND जो है, इसका मतलब ये भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हुआ है, राइट, ये नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं है कि मिटिगेशन, के उनको कम किया जाए, एडाप्टेशन जो है। अब देखिए यहाँ पर LND रिफर्स टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। LND का मतलब ये भी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हुआ है, अब इस नुकसान को आप अवॉइड नहीं कर सकते। मिटिगेशन से भी ये कम नहीं होगा, एडाप्टेशन से भी कि ये कम नहीं होगा। इतना नुकसान जो है वो होने लगा है, हो चुका है। अब इसको कट डाउन करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन लॉस एंड डैमेजेस का मतलब ये भी है कि मिटिगेशन और एडाप्टेशन से भी नुकसान जो है वो जो हो गया है, उसको हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक डैमेज की बात नहीं है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, लाइवलीहुड की बात नहीं है, बायोडाइवर्सिटी जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और कल्चरल इम्पोर्टेंस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, ऐसी साइट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। शर्म अल शेख ओनली कमिट्स टू ए फंड बीइंग क्रिएटेड। शर्म अल शेख यानी कि 27 COP27 जो है, उसमें क्या डिस्कशन हुई कि एक फंड क्रिएट करना है। लेकिन ये फंड जो है वो कैसे सेटअप होगा, इसका पूरा, ये सारी चीज़ें जो हैं, इस पर डिस्कशन नहीं हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हु विल पे हाउ मच टू इट, कौन सा देश कितना पे करेगा, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर की कॉप में होगी। तो एक और साल जो है COP28 में अब ये सारी चीज़ें होगी डिस्कस, और उसमें अगर कमिटमेंट ना हो पाया तो COP29 या फिर COP30, तो ये चलता रहेगा। और दूसरी तरफ हमने देखा कि LND जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है। कुछ ऐसे देश हैं, स्कॉटलैंड, बेल्जियम, जिन्होंने कुछ फंड डोनेट करने की बात बताई है। टोटल LND का एस्टिमेट किया जा रहा है $500 बिलियन के। इतना नुकसान जो है वो ऑलरेडी, द एस्टिमेटेड लॉस एंड डैमेज इज़ ऑलरेडी ओवर $500 बिलियन। तो हर साल जो $100 बिलियन देने हैं, अभी वो भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि चाइना, अरबिक देश, इसके साथ बड़े बड़े डेवलपिंग देश जैसे कि भारत जो हैं, तो इनको एमिशन कम करने की ज़रूरत है। ये सारे देश जो हैं वो लार्ज एमिटर्स हैं, और अब ये यूरोपियन यूनियन ने ये बात बताई है। तो अब होगा क्या पता है, आने वाली जो कॉप्स हैं उसमें इस प्रकार की डिस्कशन होगी, लड़ाई झगड़ा, तू मैं जो है वो नेक्स्ट कॉप में भी हमें देखने को मिलेगी। तो यू कैन सी हियर कि ये चीज़ जो है वो अब चलती ही जा रही है, इसका कोई हम सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और उसके पीछे पता है मेन रीज़न क्या है? मैं एक बात बताऊंगा, शायद आपको स्ट्राइक हो जाए, नहीं हो, मीन्स हो ना हो, आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू वन थिंग, यू विल बी वेरी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट। ये जो डिस्कशन होती है ना दोस्तों, डिप्लोमेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इन केस अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में ज्वाइंट हो जाए या फिर किसी भी क्षेत्र में, ये चीज़ आपको काम आएगी ही। ये बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े देश जो हैं वो ऐसी मीटिंग्स में इकट्ठा होते हैं, लेकिन उनका जो मेन लक्ष्य होता है ना, ज़्यादातर देशों का, वो क्या होता है पता है? वो कुछ कहना चाहते हैं, राइट? इट्स ऑलवेज कॉल्ड एज टॉक्स। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या बात करेंगे, व्हाट वी विल स्पीक ओवर देयर, फोकस होता है इन चीज़ों पर। सॉल्यूशन जो है वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हर एक देश जो है वो कुछ कहना चाहता है। कौन सा देश ऐसा है जो वहाँ पर सुनने के लिए जाता है?
कोई भी सुनने के लिए नहीं जा रहा है। तो द प्रॉब्लम इज कि अगर हम सुनेंगे नहीं एक दूसरे को, लिसनिंग स्किल्स ही नहीं है देश लेवल पर। अगर हम एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में आप सुन नहीं रहे हैं, ये वेनातो और दूसरे देश जो हैं वो कब से बता रहे, 3 दशक से बता रहे हैं, छोटे छोटे देश। लेकिन बड़े देश जो हैं उनके कान बंद हैं, और लिटरली कान बंद है, क्योंकि हर एक डिप्लोमेट, हर एक देश की टीम जो है वो वहां पर कुछ बताने के लिए जा रही है, ना कि सुनने के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम वी नीड टू वर्क ऑन। बट एनीवे, अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये छोटी छोटी विक्ट्रीज जो हैं उससे कुछ नहीं होगा। कि चलो फंड सेटअप करने की बात बताइए, लेकिन कब, कैसे, कौन कितना पे करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो यू कैन सी हियर के चीज़ें जो हैं वो मीन्स इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर आज भी हम नहीं पहुंचे हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वी प्राउडली सपोर्ट मिशन लाइफ। देखिए आप ग्लोबल लेवल पर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये बड़े बड़े देश करें ना करें, हम एज एन इंडिविजुअल, हम सब अपने जीवन में ऐसे छोटे बड़े बदलाव ला सकते हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। ऑन द एज, द हिंदू का यह आर्टिकल है। अब क्या हुआ, पोलैंड में एक मिसाइल इंसिडेंट हुआ। बेसिकली एक मिसाइल जो है वो पोलैंड में जाकर गिरी और इसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये एक बड़ी वार्निंग है सभी देशों के लिए कि ये जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कभी भी स्पिल ओवर हो सकता है। अभी क्या है कि ये यूक्रेन वर्सेस रशिया है। ऑफ कोर्स यूक्रेन को नेटो जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कभी भी छोटा बड़ा झगड़ा जो है वो एक बड़े भयानक रूप जो है वो ले सकता है। और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो अटैक है ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पर एक अटैक किया है एक्सेट्रा, और रशिया ने कह दिया कि ये मिसाइल जो है वो हमारी नहीं है। मिस्टर बाइडन ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि रशिया की मिसाइल जो है वो वहाँ पर जाकर गिरे। अभी खबर ये आ रही है कि ये यूक्रेन की ही मिसाइल जो है वो मिसफायर हो गई थी। बट जस्ट इमेजिन कि एक मिसाइल जो है उसकी वजह से एक युद्ध जो है वो नेटो वर्सेस रशिया जैसा युद्ध भी हो सकता है। जैसे कि हमारी ब्रह्मोस वाला जो इंसिडेंट हुआ था, इंडिया की मिसाइल जो है वो गलती से लॉन्च हो गई और फिर पाकिस्तान में जाकर गिरी। जस्ट इमेजिन कि अगर उसमें वॉर हेड होता और वो किसी सिटी पर गिरती और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है उसको एक मौका मिल जाता। मौका नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी ऐसे कंट्री जो है वो रिटालिएट करता। और जस्ट इमेजिन कि एक छोटी सी चीज़ की वजह से अगर युद्ध हो जाता दोनों देशों के बीच में, 4-5 दिनों तक भी युद्ध चलता, तो इट मीन्स वो किसको पसंद होगा? किसी को नहीं। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, भारत भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। तो दिस इज़ द थिंग, जब जब ये आंखें लाल होती हैं 2 दुश्मनों की एक दूसरे के प्रति, एक मीन्स जब, और यूक्रेन और रशिया तो देखिए आप, नेटो और रशिया देख लीजिए, तो दे आर इन वेरी, क्या कहते हैं वो, बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। और इसमें इस प्रकार की गलती जो है इसको कोई स्थान नहीं देना चाहिए। अभी विंटर के टाइम पर थोड़ी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थोड़ा फ्रीज हो जाएगा, और ये एक छोटी विंडो प्रोवाइड करता है डी एस्केलेशन की। अगर रशिया थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करे और यूक्रेन करे और नेटो करे, तो फिर सीज फायर जो है वो हो सकता है। मूविंग ऑन, ए प्लेस फॉर ऑल रेफ्यूजीज अंडर इंडियाज़ वेलफेयर अम्ब्रेला। ये बेसिकली इंडिया के द्वारा जो स्टेप्स उठाए गए हैं तो उसकी प्रशंसा करता हुआ ये एक आर्टिकल है। 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, ये क्या है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म? क्या आपने इसके बारे में सुना है कभी? अगर नहीं तो लेट मी टेल यू, 25 नवंबर जो है ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट विमेन है। और ये जो 25 नवंबर से स्टार्ट होता है ये 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, और ये ख़त्म होता है 10 दिसंबर को। तो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले ये जो 16 दिन हैं, और ये जो 10 दिसंबर है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। और इस साल की जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की थीम है यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, कि महिलाएं और लड़कियों के ऊपर जो वायलेंस किया जाता है तो उसको रोकना। दोस्तों, आज दुनिया में 21st सेंचुरी में आज भी महिलाओं के ऊपर कितने सारे अत्याचार होते हैं। और अब देखिए, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज़, ये सारी चीज़ें। और म्यांमार में कू हुआ, तालिबान टेक ओवर, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो पिछले 1.5 साल में हुई हैं, पिछले 18 महीनों में हुई हैं। एंड डू यू नो व्हाट हैपन्स? जब भी किसी जगह पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित करता है तो वो हैं महिलाएं,
पता है कैसे? देखिए, आई गिव यू वन एग्जांपल, उसके बाद आप सोचिएगा। जो ट्रैफिकर्स होते हैं ना, जो जो लोगों को एक प्रकार से गुलाम बना देते हैं, लड़कियों को ख़रीद लेते हैं या फिर उनको अगवा कर लेते हैं, फिर उनको बेच डालते हैं, राइट, प्रोस्टिट्यूशन में उनको धकेला जाता है। तो ज़्यादा आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कोई स्वीडन में जाकर, फिनलैंड में जाकर ये चीज़ जो है वो वहाँ पर इतनी ईजीली नहीं हो सकती। लेकिन जिन जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ पर रेफ्यूजीज़ हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत ही मजबूर हो गए हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग जाएंगे और ऑफ़र करेंगे कि चलो हम आपको काम दिलाएंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे, ये ऐसी वैसी बातें करके फिर लड़कियों को अपने पेरेंट्स से लेकर उनसे अलग करके फिर एक बार लड़कियों का कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, फिर उनको ऐसी चीज़ों में धकेला जाएगा। बहुत सारे जो पॉर्न वीडियोस के अंदर, मैं एक टेड टॉक में ही मैंने शायद ये चीज़ सुनी थी कि पॉर्न वीडियोस में काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं, तो ये ज़्यादातर यूरोप के उन गरीब देशों से, यूरोप और यूरेशिया का जो पार्ट है, राइट, जहाँ पर यूरोप और एशिया मिलता है, तो ओरल माउंटेन्स और इसके आसपास रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, स्लोवाकिया, ये सारे जो अलग अलग देश हैं, लैटविया एक्सेट्रा, तो इन सारे देशों से ये लड़कियां जो हैं उनको जॉब देने के चक्कर में फिर उनको बहला फुसला कर फिर उनको पॉर्न इंडस्ट्री में धकेला जाता है। नॉर्थ कोरिया के भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो लड़कियां होती हैं वो नॉर्थ कोरिया से बाहर जब निकलती हैं, चाइना पहुंचती है या फिर दूसरी जगह पर पहुंचती है, तो फिर उनको ऐसा, तो यू विल फाइंड इट ऑलवेज लाइक नेपाल में जब भूकंप आया, नॉर्थ ईस्ट में जब भी कोई इश्यूज़ होते हैं, म्यांमार या फिर किसी भी देश में, तो विल फाइंड के सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाएं जो हैं वो परेशान होती हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हैं वो होते हैं, जहाँ पर खास करके कॉन्फ्लिक्ट होता है। भारत ने पिछले 75 ईयर्स में काफ़ी तरक्की की है। आज भी हम परफेक्शन तक नहीं पहुंचे, बट हमारी शुरुआत ही गजब की हुई। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो यूनिवर्सल, तो उस टाइम पर, सॉरी नॉट यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल सफरेज जिसको कहते हैं, इसका मतलब ये है कि पुरुष और महिला दोनों को वोट देने का अधिकार है। वो भारत ने 1947 से ही स्टार्ट कर दिया। यू विल बी सरप्राइज टू नो के बहुत सारे डेवलप देशों में, जो आज यूके, यूएसए के इतिहास को देख लीजिएगा, यू विल फाइंड कि धीरे धीरे करके महिलाओं को वो राइट्स मिले। हमारा देश तो आज़ाद हुआ तब से ही सारे लोगों को, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। ये अधिकार जो है वो यूएसए में भी नहीं था। तो हमारी शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही है। इसी के साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, तो उसमें जो शब्द लिखे गए थे, तो भारत के कहने पर उन शब्दों को भी चेंज किया गया। पहले इसमें यह लिखा गया था कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। भारत ने कहा ऑल मैन नहीं, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल, और फिर मैन हटाकर उसको ह्यूमन बींग्स किया गया। तो इसमें मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सारे लोग जो हैं वो इसमें आ गए। कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW, ये जो है इसमें भी भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और हमारे देश में जो महिलाएं हैं तो वो अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वी ऑल नो एंड वी ऑल्सो नो कि अभी परफेक्शन मीन्स ऐसा नहीं है, बट वी नीड टू कंटिन्यू दिस थिंग। जो भारत की अच्छी शुरुआत है, वो अच्छी शुरुआत को हमें उसके अंजाम तक लेकर जाना है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो महिलाएं हैं, पीस कीपर्स जो हैं, वो भारत से हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत सारी पॉलिसी, स्कीम्स और प्रोग्राम्स निकाले हैं। भारत में कुछ 2,12,000 जितने रेफ्यूजीज़ हैं, और इन रेफ्यूजीज़ को भी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ और प्रोटेक्शन जो है वो भारत प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका के जो रेफ्यूजीज़ हैं, तो उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया जाता है, तो इसकी वजह से वो यहाँ पर जॉब कर पा रहे हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और जो UNHCR जो हैं, उनके जो रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान, म्यांमार और दूसरे देशों से भारत आए हैं, तो उनको ये अभी भी नहीं मिला है, ये पैन कार्ड और आधार कार्ड एक्सेट्रा। तो वो यहाँ पर लिमिटेड सर्विसेज उनको मिल रही है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिले। लेकिन भारत सरकार और UNHCR जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी, उनके भी बैंक अकाउंट हो, उनको भी गवर्नमेंट की स्कीम्स का लाभ मिले एक्सेट्रा, ताकि रेफ्यूजीज़ की भी तरक्की हो, क्योंकि एज वी नो कि रेफ्यूजीज़ जो होते हैं, जो अपने ही देश से उनको भाग जाना पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि उनको वहाँ पर कितनी तकलीफ़ होगी। और अभी हमने डिस्कस किया कि
वी नीड टू हेल्प दिस पीपल बिकॉज सबसे ज़्यादा अत्याचार जो है वो इन्हीं लोगों पर होते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने रिसेंटली बहुत ही अच्छी एक बात बताई है। उन्होंने ये कहा, द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज इनकम्प्लीट। शब्द देखिए यहां पर, ह्यूमैनिटी इज इनकम्प्लीट। हमारी तरक्की, हमारा जो प्रोग्रेस है ह्यूमन बींग्स का, ये इनकम्प्लीट है विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। महिला सशक्तिकरण के बिना मानवता या फिर ह्यूमैनिटी जो है उसकी तरक्की कंप्लीट हो ही नहीं सकती। चार्टिंग द इकोनॉमी जर्नी अहेड, द हिंदू का ये आर्टिकल है। दोस्तों, बड़ा प्रश्न यह है कि 25 साल के बाद हम कहाँ पर होंगे। 2047 तक हमारे 100 साल ख़त्म हो जाएंगे और हमें डेवलप देश बनना है, तो उसके लिए हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो $13,000 होनी चाहिए। और दुनिया में जिस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो भारत इससे इम्यून नहीं है। 1991 में जो चेंजेस आए, राइट, जो हमने एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा ग्राफ हो गया, राइट। 2005-6 से 2010-11 के बीच में देखें तो जीडीपी 8.8% से ऑन एन एवरेज ग्रो हुई। और 2008-9 का जो वक्त था, तो ये ग्लोबल क्राइसिस वाला वक्त था, तो उसमें भी हमारा ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ। और इन्वेस्टमेंट रेट जो है ये 39.1% तक पहुंच गया था। और मीन्स चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से जा रही थी। 2012-13 में ये 4.5% हो गया। कोविड-19, रशियन वॉर और इन सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ रेट जो है इस पर एक इम्पैक्ट आई है। अब हमें ग्रोथ रेट पर फोकस करना होगा और वी हैव टू मेक श्योर कि आने वाले 2 दशक में हम 7% का ग्रोथ जो है वो अचीव करें। इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है ये 4% के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से इसका यूटिलाइजेशन जो है वो हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब होगा, सरकार जब इन्वेस्ट करेगी, तो उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन उनके लिए हमें क्लाइमेट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्लाइमेट इन द सेंस के जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला क्लाइमेट है उसको और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ और स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स पर जोर दें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसी के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करें। सेफ्टी नेट, सोशल सेफ्टी नेट होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसी के साथ साथ सभी को एक साथ लेकर चले, ऐसा हमें ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास टाइप ऑफ ग्रोथ जो है वो हमें, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलने चाहिए। रही बात पर कैपिटा इनकम की, तो 2020 में हम 197 देशों में से हमारा रैंक है 142। तो पर कैपिटा इनकम लेवल पर हम बहुत ही पीछे। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस जो है वो हमें ट्रैवल करना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट यह कहता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो उनमें एक ग्रोथ का डिक्लाइन आया है। और अब डेवलपिंग देश जो है उसका टर्न आया है। मीन्स अब डेवलपिंग देश जो हैं वो धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। तो भारत को एक लेट स्टार्टर का एडवांटेज मिलेगा। जो गलतियां दूसरे देशों ने की जो हमसे आगे थे, तो वो गलतियां हम रिपीट ना करें। वी हैव टू मेक श्योर कि हम अगेन सबका साथ सबका विकास जो है इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। Do support Mission Life. Thank you very much for watching this video. 22nd नवंबर वाला वीडियो जो है वो आज ही आपको मिल जाएगा। एंड 23rd वाला वीडियो जो है वो भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इट इज़ 23rd नवंबर। तो जो पेंडिंग वीडियोस थे 21st वाला अभी मैंने ये बना दिया है। 22nd वाला और 23rd वाला भी आज ही। 22nd वाला तो डेफिनेटली आज ही आपको मिल जाएगा, वो भी रेडी ही है, बस मुझे रिकॉर्ड करना है। एंड 23rd वाला जो है उस पर मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है, लेकिन ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिलीवर ऑल द पेंडिंग लेक्चर्स एज क्विकली एज पॉसिबल एंड विल बैक टू नॉर्मल। एज यू नो कि मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज़ है, एक नई सीरीज़ है, एक ऑनेस्टली आउट ऑफ द बॉक्स, राइट, एक सीरीज़ में बना रहा हूँ। तो इसी पर अभी मैं बिज़ी हूँ, ऑक्यूपाइड हूँ। एंड आई एम श्योर कि वो सीरीज़ जो आपको मिलेगी यूट्यूब पर मिलेगी, और वो सीरीज़ जब आप देखेंगे तो
आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि आपकी तैयारी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर मैं इतने शब्द कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ही उस सीरीज़ के बारे में तारीफ़ करूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको देखिए, आप उसको जज कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि वो सीरीज़ डेफिनेटली अच्छी है या नहीं, वो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश जो है उसमें मैं कोई भी कमी जो है वो रहने नहीं दूंगा। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड सीरीज ऑन YouTube as far as competitive examination is concerned. But anyway, I'll see you soon. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.